हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। मैं आपको बता दूं, टोटल 20 एमसीक्यूज हमने करने हैं जिससे आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा कि आपको कितना आता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस चैप्टर की 4 वीडियोस मैंने अपने इसी चैनल पे डाल दी है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लें। वीडियो इस तरीके से बनाई गई हैं कि आप अगर सिर्फ उन वीडियोस को ही अच्छे से देख लें तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है और एनसीईआरटी से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन है। यानी कंप्लीट चैप्टर आपका 4 वीडियोस में मैंने कंप्लीट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने जवाब चैट सेक्शन में साथ साथ लिख सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल हम देखेंगे यहाँ पर, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन अगर करवाते हैं तो ये किसका एग्जांपल है, यानी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है। तो जल्दी सभी बच्चे एक बार इसका जवाब दें, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखें क्या इसका सही आंसर होगा, और उसके बाद मैं इसका जवाब देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर रिएक्शन एक बार लिख देता हूँ। जिन बच्चों को आंसर पता है वो प्लीज जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में। लेड नाइट्रेट हमारा ये होता है और पोटेशियम आयोडाइड से आपने इसकी क्या करानी है, रिएक्शन करानी है। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, हम देखेंगे यहाँ पर दो कंपाउंड बनते हैं। एक हमारा बन जाता है कौन सा, लेड आयोडाइड, और एक हमारा बन जाता है यहाँ पर क्या, KNO3। ठीक है। देखो ये जो लेड आयोडाइड होता है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है किसका, लेड आयोडाइड का। हमें एक बात पता है, हमने पहले से पढ़ रखा है कि जब भी कभी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दो रिएक्टेंट हैं और दो दो ही क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid is added to the iron fillings? अगर हम क्या करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को आयरन फिलिंग्स के साथ मिलाते हैं, यानी कि लोहे का चूरा अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनते हैं, या क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्लोराइड बनते हैं, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन सॉल्ट का जल बनता है। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए हम पहले यहाँ पर रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। आयरन फिलिंग्स का मतलब क्या होगा, Fe, और HCl के साथ हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे क्या, HCl। तो देखो जब हम इनके रिएक्शन करवाएंगे ये होता है मेटल यानी कि धातु, ये होता है एसिड यानी कि अम्ल। जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो एक बनता है सॉल्ट यानी कि लवण, और साथ में बनता है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये बन गया आयरन क्लोराइड और क्या बन गई हमारी हाइड्रोजन गैस, और ये हमारा किस में आ रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। टोटल हम 20 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में नया है और हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो आप उनका जवाब इजीली दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। देखो अगर हम क्या करते हैं, वाटर का विद्युत अपघटन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करते हैं, हम जानते हैं वो एक वियोजन अभिक्रिया है, ये वियोगन हो गया, वियोजन होती है, ठीक है ना। और जब हम उसका अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो दो गैसेज आती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आई हैं इनका रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। देखो एक बात मैं बता दूं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है ना, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो निकल रही है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखो बैलेंस अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, यानी इनके बीच में कितने का रेशियो है 2:1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो देखो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, इनको हम हिंदी में कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वहीं दूसरे होते हैं हमारे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम जल मिलाते हैं तो उसमें हीट निकलेगी, तो ये तो नहीं होगा, आपको ये बताना है हीट एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है। सूखी बर्फ का ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन करना, ये आंसर हो सकता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर यानी कि जो भाप होती है उसका संघनन करना, तो ये हमारा इसमें भी हीट रिलीज होगी, तो ये नहीं होगा। और वही है मनुष्य में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये भी हम देखते हैं इसमें भी हीट रिलीज होती है,
तो ये एक्सोथर्मिक होगी। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, सब्लिमेशन। क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि सॉलिड जो होते हैं ना, सॉलिड वो डायरेक्टली हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैस में, यानी कि वेपर्स में। जैसे हम कैम्फर का एग्जांपल लेते हैं, कपूर का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो ये क्या करता है, कमरे में जो गर्मी होती है, जो हीट होती है, उसको एब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये, इसलिए क्या है, ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंप्लीट चैप्टर्स हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है। क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन का एडिशन। लेकिन इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, हाइड्रोजन का रिमूवल भी होता है, तो इसके दोनों आंसर होने चाहिए थे, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन साथ लिखे होते हैं तो हम लगा देते हैं, पर लेकिन ये दोनों आंसर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ए सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज, देखो वो सब्सटेंस जो दूसरों को तो क्या करता है, मतलब खुद तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है, दूसरों का अपचयन करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। अब देखो दूसरों को अगर रिड्यूस कर रहा है तो मतलब वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जो दूसरों को करता है ना उसको हम बोलते हैं वो चीज, तो ये रिड्यूस कर रहा है दूसरों को, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट ही वही होता है जब खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। दोनों हो नहीं सकते, कोई नहीं हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है, एनोड, एनोड क्या होता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, जवाब दें सभी बच्चे जल्दी से। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में आप इसका जवाब जरूर दें, देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब दे पाता है। क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल ये नहीं है। तो देखो हमेशा आप याद रखना कि एनोड जो होता है वो होता है हमेशा पॉजिटिव, और अगर हम बात करें किसकी, कैथोड की, तो स्टूडेंट्स कैथोड हमारा क्या होता है, नेगेटिव। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि ये कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से रिएक्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है का मतलब क्या होता है, इनकरेक्ट है ना, तो गलत रिएक्शन बतानी है आपको। तो बताओ, देखो ये वाली रिएक्शन तो ठीक है, आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं, ये रिएक्शन भी ठीक है। यहाँ पर आप देखो जिंक क्या है और कॉपर है, और इससे ये बन रहा है, तो जिंक मेरे को बताओ ज्यादा रिएक्टिव होता है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, पिछली वीडियो में भी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात की गई थी। तो अगर हम देखें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, टिन, आयरन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यानी कि ये भी करेक्ट है। ये वाला हमारा इनकरेक्ट है, क्यों, सिल्वर देखो सबसे लास्ट में आता है गोल्ड से पहले, और कॉपर उससे पहले आता है, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। कम वाला ज्यादा को नहीं हटा सकेगा, इसलिए ये वाला हमारा इनकरेक्ट है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखेंगे, उसी के बेसिस पर आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिसॉल्व इन वाटर एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी, बड़ा आसान क्वेश्चन, बहुत बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आप जवाब दे ही दोगे। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, पहली क्लास में जब आप होते हो तब आपको ये सिखाया जाता है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है। सीखा किसी बच्चे ने पहली क्लास में, पहली क्लास का मतलब ये है कि जो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं यही वाला चैप्टर, इसी चैप्टर में आपको बता दिया जाता है ये कि इसका कलर क्या होता है। और क्योंकि इस चैप्टर की वीडियोस मैं डाल चुका हूं और उम्मीद है आप सबने देख भी ली होगी, नहीं देखी होगी तो वो जरूर देख लें, और उसमें सब बताया हुआ है मैंने किसका क्या कलर होता है। तो याद रखेंगे कॉपर सल्फेट का कलर होता है क्या, ब्लू। एक बात और मैं बता दूं, एक्चुअली में जो कॉपर सल्फेट होता है उसका पूरा फॉर्मूला वो ये होता है, लिखा हुआ है ना कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, तो क्रिस्टल का फॉर्मूला ये होता है CuSO4 0.5H2O, और इसी 0.5H2O की वजह से इसका कलर क्या होता है, ब्लू। अगर हम इसको क्या कर दें, हीट कर दें, गर्म कर दें, तो गर्म करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। तो कलर किसकी वजह से होता है, इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, 10th क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन करने हैं मैंने आपको, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, टोटल हम 20 क्वेश्चन करेंगे तो उतने ही करेंगे, तो इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखते रहें। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ, अगर हम जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो देखो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, जैसे रेगमार्क वगैरह से क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो पूछ रहा है क्यों, तो क्योंकि उसके ऊपर लेयर चढ़ी होती है किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, उसको हटाने के लिए ताकि ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर पाए, हमें क्या करना पड़ता है, उसको रेगमार्क से रिएक्शन, मतलब रेगमार्क से उसको रगड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे 11th क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, तो इसमें कौन से प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो मेरे को बताएं। पहला है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस
अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, गैस को अगर हम अधिक दबाव पर सिलेंडर में रखते हैं तब, या अगर हम एयर का द्रवीकरण कर दें, लिक्विफिकेशन कर दें अगर हम उसका, पेट्रोल को चाइना डिश में रख दें मतलब खुले में रख दें किसी प्लेट में डालकर, या कॉपर वायर को अगर हम गर्म करते हैं एयर की प्रेजेंस में तेज तापमान पर। तो देखो इनमें से आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, कुछ भी नया चीज बननी है ना, इसमें कुछ नया नहीं बन रहा, नहीं इसमें बनेगा नहीं इसमें बनेगा, वो बनेगा इसमें। कॉपर को अगर आप हीट करोगे है ना तो क्या बन जाता है हमारा, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है, ये भी आप याद रख लो। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है हमारा, ये CuO लिखा हुआ है, कैसा ऑक्साइड होता है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है। तो नई चीज बनी है तो इसलिए ये क्या होगी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग, हीट इसमें इवॉल्व होती है मतलब ऊष्मा निकलती है किसमें, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो, कौन सा प्रोसेस में बताओ हीट निकलती है। तो देखो याद करना, जब भी आप कंबशन करें किसी भी चीज का, दहन करें अगर हम किसी भी चीज का, तो उसमें हमेशा हीट निकलेगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंबशन रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें C+O2 क्या बनाता है, ये CO2, साथ में लिखेंगे हम हीट। देखो कार्बन का अगर आप कोई भी कंपाउंड ले लो, चाहे मिथेन ले लो या कोई भी अगर आप ले लेंगे, तो उसमें हीट निकलेगी ही निकलेगी। CO2 और वाटर तो निकलते ही हैं, साथ साथ हीट भी निकलेगी, इसलिए ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसमें हीट यानी ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ, बड़ा आसान क्वेश्चन, वेरी इजी, जवाब बताएं जल्दी से इसका। पानी में आप चीनी घोल रहे हो तो ये किसका उदाहरण है, भौतिक प्रक्रम मतलब फिजिकल चेंज है, रासायनिक प्रक्रम मतलब केमिकल चेंज है, रिडॉक्स है या कोई भी नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, पानी में जब आप चीनी घोलते हो क्या कुछ नया बनता है, कई बच्चे बोलेंगे हाँ पानी मीठा हो जाता है, नहीं, या चाय बन जाती है, नहीं, कुछ नया नहीं बन रहा है ये, है ना। आप उस चीनी को अगर पानी को गर्म कर दो या इवेपोरेट कर दो, आपको दोबारा से चीनी मिल जाएगी। आप ज़्यादा देर तक देखो गैस पे पानी को रखे रखो, आपको जो नीचे जली हुई चीनी आपको दिखाई देगी, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ भी नहीं बन रही, इसलिए ये कौन सा चेंज होगा हमारा स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज। बिल्कुल सही सोचा कई बच्चों ने, फिजिकल चेंज होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following gases can be used for the storage of oil containing items? अगर हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें को रखना होता है, स्टोर करना होता है जिसमें ऑयल होता है, जैसे चिप्स वगैरह होता है, तो उसको किस में रखा जाएगा। आपने इतना तो पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो ये तो नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, नाइट्रोजन होता है बिल्कुल, और साथ में हो गया हीलियम। देखो हमें ऐसी गैस भरनी है उस चिप्स के पैकेट में या किसी भी अचार में या किसी भी ऑयल वाली चीज़ में, खाने वाली चीज़ में, जो गैस किसी से अभिक्रिया ना करे, किसी से रिएक्ट ना करे, और वो नाइट्रोजन और हीलियम होती हैं, क्योंकि ये बाकी सारी रिएक्शन कर लेती हैं तेल के साथ, लेकिन ये दोनों नहीं करेंगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं, अभी के अभी आप कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह की और वीडियोस आपको आगे चाहिए या नहीं, आगे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाई जाए या नहीं, या और किसी टॉपिक पर आप लोग चाहते हो कि ये वीडियो बनाई जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि उसके ऊपर काम हो सके और आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट, देखो पहले मैं आपको बता दूं फेरस सल्फेट का जो कलर होता है मतलब फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4, और इसका जो ग्रीन कलर जो होता है कहता है इसको हीट कर दिया हमने तो अब ये इसका कलर चेंज हो गया, क्यों। अब देखो एक समझने वाली बात, एक्चुअली में FeSO4 के जो क्रिस्टल होते हैं ना वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन वो जो ग्रीन कलर के होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में हमने पढ़ा था ना, उसमें 0.5 H2 होते हैं, इसमें 7 H2 है। तो आप अगर इसको हीट करेंगे ना तो पानी उड़ जाएगा, सारा जब पानी उड़ जाएगा तो क्या बचा हमारा FeSO4, और इसी FeSO4 बनने की वजह से ये क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, इसका कलर रिमूव हो जाएगा, यानी इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहली बार जब गर्म करेंगे ना कलरलेस जब हो जाएगा, तब वो जल के क्रिस्टल जो कण है वो खो देगा, और ज़्यादा हीट करोगे तब जाकर ये होगा, ये होगा और ये होगा, लेकिन उसने उससे पहले वाली बात पूछी है, तो इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is observed when a solution of potassium iodide is added to the silver nitrate solution? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन आप करवा रहे हो किससे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ, तो मेरे को बताओ इसमें क्या होगा। अब देखो सीधी सी बात है, आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दो दो आयंस इसके अंदर आ रहे हैं, तो AgI बन गया और KNO3 बन गया, है ना। अब देखो दो कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म और येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म। तो आप याद रखेंगे, अब देखो ये आपको कलर याद होना समझ में आ रहा है ना कितना जरूरी है। ऑप्शन ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन आपको कलर अगर याद नहीं हुआ तो आप गलत कर दोगे, तो आप याद रखेंगे ये येलो कलर होता है।
तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा किसका, सिल्वर आयोडाइड का। और रिएक्शन की टाइप अगर पूछी जाए तो वो होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है केमिकली रस्ट इज, बड़ा आसान क्वेश्चन है भी। जंग क्या होता है? रासायनिक रूप से जंग, जंग मतलब लड़ने वाला जंग नहीं, जंग जो लगता है रस्ट, लोहे की चीजों पर जो जंग लग जाता है वो क्या होता है एक्चुअली में, ये आपने बताना है। जवाब दें जरा जल्दी से, अपना आंसर कमेंट करके आप जरूर बताएं। ऐसे लिखा करें आप कमेंट कि 17 का आंसर ए है या बी है, या 17 का आंसर सी है, या 17 का आंसर क्या है, डी है। तो जल्दी से आप बताएं। तो देखो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। रस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बड़ा कॉमन है ये, Fe2O3.XH2, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड कहते हैं इसको। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर, सॉरी फेरस ऑक्साइड नहीं, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, मैं बता देता हूँ। फेरस का मतलब होता है कि एफिलेरियम 2+ वाला, फेरिक का मतलब होता है कि एफिलेरियम कौन सा, +3 वाला। ठीक है, तो इस वाले में हम Fe+3 लेते हैं, इसलिए बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड अगर होता तो वो हम बोल देते हैं FeO बनता होगा, तो वो इसका आंसर नहीं होता। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। What type of chemical reaction take place when electricity is passed through the water? तो पानी में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो अभी हमने पीछे देखा कि ये वाटर है ना, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, करंट आप इसके अंदर पास करवा रहे हैं। जब हम करंट इसके अंदर करेंगे, हम जानते हैं दो गैसेस बनती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें ये भी पता है इनका रेशियो कितना होता है, 2:1। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों गैसेस बनती हैं हमें कैसे पता चलेगा? एक तरीका तो यही है, जो ज़्यादा बन रही है वो हाइड्रोजन गैस है और जो कम बन रही है वो ऑक्सीजन गैस है। मैंने जब ये वाला टॉपिक करवाया था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वाली वीडियो है, आप देख लेंगे। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहचान की, कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है, 3 मैंने आपको पहचान बताई है। तो आप जरूर वो वीडियो देख लें ताकि आपको हमेशा याद रहे। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं होगी, कॉम्बिनेशन भी नहीं होगी। एक रिएक्टेंट है, अभिकारक एक है, और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर दो दो है, तो टूट रहा है, तो इसलिए क्या होगी हमारी वियोजन अभिक्रिया, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं 19th की तरफ। Fe2O3+2Al क्या बनाएगा, Al2O3 का 2Fe। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये कौन सी अभिक्रिया है? नाम से समझ में आ रहा है, रिएक्शन देखकर आपको पता चल रहा है। ये एक एलिमेंट है, इसने यहाँ से क्या करा, Fe को हटा दिया और खुद इसकी जगह पर आ गया, तो सीधा सीधा हमारा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से कौन सी मेटल मोस्ट रिएक्टिव है? ये लास्ट क्वेश्चन है। अब तक जिसने बच्चे ने जवाब नहीं दिया है तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें, क्या इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ये। आपको बताना है कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, पोटेशियम, सोडियम, गोल्ड, मतलब गोल्ड, सोडियम, आयरन और पोटेशियम। तो आपको इसमें से बताना है। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर इसका पता होगा और वो कमेंट भी कर देंगे, तो आप लोग भी जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा हमारा क्या, पोटेशियम। भाई रिएक्टिविटी सीरीज हमने याद करी है और स्टार्टिंग में ही हमको पता है पहला एलिमेंट ही कौन सा होता है, पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस तरह से नीचे आते रहते हैं ना ये, तो सबसे ऊपर वाला क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उनकी भी नॉलेज बढ़ती रहेगी और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये क्वेश्चंस आपके काम जरूर आएंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी आप लोग करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच।